राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिलेगा 40% तक अनुदान। महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैशाली जिले में चलाया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ उठाकर राज्य की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष वैशाली जिला में 3 हेक्टेयर भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खेती करने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से 40% तक अनुदान मुहैया कराया जाएगा। जिले में 3 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी खेती के लिए लक्ष्य निर्धारित की गई है। स्ट्रॉबेरी खेती के लिए विभाग के द्वारा लागत मूल्य 8,40,000 रुपये निर्धारित किया गया है। राज्य की महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत हाजीपुर में रूट शेड संस्थान द्वारा पिछले दिनों 13 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। अपने हुनर को तलाशती ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। वर्तमान समय में सरकारी सेवा का दायरा कम होता जा रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे को रोजगार मुहैया कराना। इसी कड़ी में ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत रूट शेड संस्थान द्वारा पिछले दिनों हाजीपुर में 13 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 35 महिलाओं ने भाग लिया। दरअसल इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कृषि की नई तकनीकों से अवगत कराना भी था। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा परंपरागत खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें मटका खाद एक उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद एवं कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक मटके में 10 लीटर खाद तैयार होती है और 1 लीटर खाद में 10 लीटर पानी मिलाकर खेतों में डाला जाता है। इस खाद के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और साथ ही फसल में गुणात्मक वृद्धि भी होगी। अरबी हमारे यहाँ का मुख्य रूप से सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है। किसान भाई इसकी खेती परंपरागत तरीके छोड़कर वैज्ञानिक तरीका अपनाकर करते हैं तो अधिक से अधिक उपज की प्राप्ति होती है। अरबी की उन्नत किस्मों में नरेंद्र अरबी 1, नरेंद्र अरबी 2, पंचमुखी, सफेद गोड़िया, सहस्त्रमुखी और C9 प्रमुख है। खबरें खेती में अब आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात वैशाली जिले की एक सफल किसान सोनी देवी से, जो जिले में ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की। यह योजना महिला किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। वैशाली जिले की सोनी देवी एक ऐसे ही महिला किसान है जिसे नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ मिला तो मानो उनके सपनों को पंख लग गया। हैदराबाद से ड्रोन का प्रशिक्षण लेकर सोनी अब खेती में नई तकनीक को बढ़ावा देने, फसलों की पैदावार बढ़ाने, लागत कम करने में भी भागीदारी निभा रही है। वह महिला किसानों के साथ ही अन्य किसानों को तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। भिंडी 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, कद्दू 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल और नेनुआ 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के दिनों में तेज हवा चलने के कारण गन्ना के पौधों के गिरने की संभावना बनी रहती है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक जुड़वा पंक्ति को दोनों ओर गन्ने के को आपस में बांध दे। साथ ही
खेत में कोई भी पौधा अगर रोग से ग्रसित है तो उसे जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दे और रिक्त स्थान पर ट्राइकोडर्मा का भुरकाव अवश्य कर दें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी नई जानकारियों के विषय में। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम के अगले भाग में हम जानेंगे कि धान फसल में कीट व्याधि की वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग उर्वरक का प्रयोग धान लगाने के बाद करते हैं, इससे उसका जो फायदा होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। दूसरा, पोटास नामक जो उर्वरक है इसकी खपत हमारे बिहार राज्य में बहुत कम है, तो पोटास के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही आपके जो परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं कभी कभी उनसे बचाव करेगा, फसल की सुरक्षा करेगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी किसानों ने धान की खेती कर ली होगी। किसान भाइयों, धान की खेती के बाद या किसी भी फसल की खेती के बाद हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खेत में खरपतवार का उगना या फिर कीट व्याधि का लगना, जो कि एक बड़ी समस्या है। ये फसलों को क्षति पहुंचाते हैं और उत्पादन में कमी लाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि धान फसल में कीट व्याधि का वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी से। राज्य में इस बार भी अभी तक औसत से कम बारिश हुई है। किसान परेशान है, रोपनी कम हो रही है, बीजरे बचाना भी मुश्किल है। अभी तक बिहार में मात्र 47% की ही रोपनी हो पाई है। प्रदेश की सरकार सिंचाई के लिए किसानों के लिए डीजल अनुदान की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ऐसे में किसान भाइयों को धान के वैसे उन्नत प्रभेदों का चयन करना चाहिए जो कम अवधि में तैयार होने वाली फसलें हों, जिन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता भी औसत से बेहतर हो और जो अपेक्षाकृत कम सिंचाई में भी उपजाई जा सके। वैसे देखा जाए तो जितनी कृषि में आधुनिकता आई है उतना ही बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। धान की फसल में बहुत से कीट और बीमारियां आती है जो धान की फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। उनमें से एक है तना छेदक कीट। इस कीट के पिल्लू धान के तना के अंदर घुसकर मुलायम भाग को खा जाता है और बाद में धान की बालियां सफेद हो जाती है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई खेत में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाए। खेत में शाम के समय प्रकाश फंदा लगाएं और मित्र कीट की सुरक्षा करें। कार्बाफ्यूरॉन 3G दानेदार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की सतह पर व्यवहार करें। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी व्यवहार के बाद खेत में 2-3 दिनों तक पानी लगा रहना चाहिए। धान की फसल को भूरा तनाव मधुआ कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। क्लीनाफ्लॉस 25% EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर पौधों के आधार पर छिड़काव अवश्य करें। इसी तरह धान की फसल में सैनिक कीट से सुरक्षित रखने के लिए खेत और मेड़ को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। मेलाथियन 2% धूल का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से शाम में भुड़काव अवश्य करें। ऐसे प्रबंधों से आप अपनी धान की फसल को कीटों से सुरक्षित
बचाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, खास करके जब हम बिहार की चर्चा करते हैं और मौसम खरीफ का हो तो भला धान से कैसे इनकार किया जा सकता है। धान हमारे यहाँ की एक ऐसी फसल है जो किसानों की आय का तो जरिया है ही, और एक इस फसल को हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकल्प धान के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और धान और गेहूँ हमारे यहाँ की प्रमुख फसलों में से एक मानी जाती है। बेहतर उपज हो इसके लिए शुरुआती दौर में किन किन चीज़ों पर मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसकी इस जानकारी के लिए हमारे साथ भोजपुर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर, धान से भला चूँकि हम इनकार बिहार में नहीं कर सकते हैं, तो सर हम उसमें जब हम उसके शुरुआती दौर की बात करते हैं कि शुरुआती दौर में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे किसानों को। जब धान की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से धान हमारे संस्कृति का हिस्सा है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और धान हम लगा रहे हैं, लेकिन इस साल जलवायु अनुकूल हमारी नहीं है धान के लिए। कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, कहीं कहीं पर वर्षा नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो किसान हैं जो धान लगा रहे हैं, कुछ के बिचड़े तो सही समय के तैयार हैं और कुछ के बिचड़े कुछ ज़्यादा पुराने हो भी चुके हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो जिनके पहला शुरुआत हम करते हैं कि खेत की तैयारी में क्या ध्यान देना है, तो खेत की तैयारी में 2-3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला तो ये ध्यान देना है कि खेत की तैयारी में जो उर्वरक हैं उनको हम शुरू में ही प्रयोग कर दें। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग उर्वरक का प्रयोग धान लगाने के बाद करते हैं, इससे उनका जो फ़ायदा होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। दूसरा, पोटास नामक जो उर्वरक है इसकी खपत हमारे बिहार राज्य में बहुत कम है, तो पोटास के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही आपके जो परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं कभी कभी उनसे बचाव करेगा, फसल की सुरक्षा करेगा। और इसके लिए पोटास का प्रयोग हमको अपने 1 एकड़ खेत में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम निश्चित रूप से करना चाहिए। और दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि अगर बिचड़े हमारे पुराने हो गए हैं तो हम उनकी दूरी थोड़ी सी कम कर दें। इससे क्या होगा कि पौधों के जो कल्ले हैं थोड़े कम होने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि 1 वर्ग मीटर में कम से कम 350 से 400 कल्ले होने चाहिए। पहली विधि है कि श्री विधि जो आप लोगों ने इजाद किया। दूसरी है सर कि जो हमारा वो छिड़कवा विधि था जिसको हम लोग बौघा कहते हैं, कहीं कहीं जो छिड़क देते हैं पहले जी। और तीसरा है कि जो पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनल रोपाई का सिस्टम है कि जिसको कि गुच्छेदार ज़्यादा पौधे तैयार करके और उसके बाद हम उनको लगा बिना कोई सिस्टम के उसको लगा देते हैं। तो इन तीनों में बेहतर किसको माना जाए सर? देखिए, ये तीनों परिस्थिति जन्य है। अगर हमारे पास ऊंची ज़मीन है और हमारे पास पानी की थोड़ी सी ज़्यादा असुविधा है, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम 10 से 12 दिन के जो बिचड़े होते हैं, शिशु पौधे जिसको हम कह सकते हैं, उनको अगर हम लगाते हैं और श्री विधि से लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन उसमें एक चुनौती ये है कि हमारे पौधे 10 से 12 दिन के होने चाहिए, न कि 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन के। तो ये जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो ये हमारा बहुत अच्छा तरीका है। अगर किसी कारण से हम इसको नहीं कर पाते हैं और हमारे पास अभी ज़मीन जो है हमारी बहुत सूखी गीली होने की संभावना है और पानी की चुनौती हमारे पास है, लेकिन इलाका निचला होना चाहिए। इलाका निचला होने का मतलब है कि जहाँ पर पानी आकर जल जमाव होता हो तो वहाँ पर हमको धान की सीधी बुआई मशीनों से करनी चाहिए। और जहाँ पर मध्यम भूमि है वहाँ पर हम चाहे पैडी ट्रांसप्लांटर की बात करें, आज मशीनें भी आ गई हैं जो कि धान को रोपती हैं, या फिर जो हम हाथ से बुआई करते हैं उसको हम पारंपरिक विधि से बुआई हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात मेरा आपसे कहना है कि आप पारंपरिक विधि से ज़्यादातर हिस्सों में भी धान की खेती हो रही है, हमको एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी कतार सीधी हो। लाइन से लाइन के बीच में जो दूरी होती है वो सही होनी चाहिए, जिससे कि हवा का संचरण, धूप का संचरण, या फिर हम चाहेंगे कि उसके बीच में अगर कोई मशीन के द्वारा हम उसमें से खरपतवार नियंत्रण करें तो इसके लिए हमको सुविधा होगी। अगर जिगजैग होगा, आड़ा तिरछा होगा, तो वो फिर हमारे लिए परेशानी का विषय हो जाता है। तो वो जैसे हम बात करते हैं कि अब हमारे यहाँ सर लेबर की बड़ी उपलब्धता कम हो गई है, खास करके जो मजदूर हैं वो कम हो गए। तो किन रसायनों का खास करके जो खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी
उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी मेहनत भी है और सर निवेश भी उसमें ज़्यादा है, महंगा पड़ जाता है तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो उसमें किन रसायनों का प्रयोग किया जाए? देखिए, धान के अमूमन जो खेत होते हैं उनको हम लोग मानते हैं कि दोमट होते हैं या केवाल होते हैं। तो अगर पोटास का इस्तेमाल करना है तो ऐसी भूमि में हम खेत की तैयारी में करते हैं। अगर हमारे पास बलुआही ज़मीन है, कुछ बलुआही ज़मीन वाले भी हमारे खेत हैं जिस पर की भी धान की खेती हमारे लोग करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य आहार है धान, चावल हम खाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम इसको 2 टुकड़ों में करते हैं। एक पहला खेत की तैयारी में कर देते हैं और दूसरा जो है उसके 21 से 25 दिनों के अंदर में हम उसको खड़ी फसल में हम उसको दे सकते हैं। तो पोटास को हम 2 बार इस विशेष परिस्थिति में देते हैं। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर धान हमने लगाया और धान लगाने के बाद हमारे खेतों में अगर हमारे पानी टिक रहा है, कम से कम वो 24 घंटा 36 घंटा पानी रुक सकता है, तो वैसी परिस्थिति में रसायन आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेटिला क्लोर। तो प्रेटिला क्लोर को हम 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से हम उसका खेतों में उपरिवेशन, जैसे यूरिया डालते हैं वैसे उपरिवेशन के रूप में बालू में मिला के कर देते हैं। या फिर अगर खेत में पानी लगा हुआ है तो बोतल में छेद करके थोड़ा थोड़ा चारों तरफ घूम जाते हैं और उसको खेतों में गिरा देते हैं पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर एक फिल्म बन जाती है और फिल्म बन जाने के बाद में वो एक दिन पानी रुका रहेगा, धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा। तो जितने भी खरपतवार हैं या उनके जो कारक हैं, मतलब जड़ें हैं, बीज हैं या तना है जिससे कि खरपतवार आगे आने वाली है, उनको वो सुला देते हैं। उनको लगता है कि अभी मौसम नहीं आया है और हमको नहीं जमना चाहिए। इसके बाद सर प्रबंधन में जो शुरुआती सूखने की या गलने की समस्या आती है, अब इस पर चर्चा करते हैं कि वो समस्या क्यों आती है और उसका क्या निदान क्या है। देखा जाए ऐसा है कि अभी जो हमारे खेत हैं, खेत में हम जिस तरह से तैयारी चाहते हैं या पिछले साल के कुछ रेसिड्यू थे और जो अवशेष बचे हुए थे, पिछले साल कोई बीमारी थी तो उन अवशेष से ऊपर थी। और शिशु पौधे जो होते हैं हमारे, कई बार हम कहते तो हैं कि आप बीजोपचार कर लें, फिर बिचड़ा का उपचार कर लें, लेकिन अब मौसम को विपरीत स्थिति के कारण हमारे किसान भाई कई बार वो सारे कार्यक्रमों को उस तरीके से नहीं कर पाते, थोड़ी जल्दीबाजी हो जाती है, तो उसमें संक्रमण की संभावना रहती है। तो अगर पौधे हमारे रोपने के बाद पीले होकर के सूखने लगते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें संक्रमण आ गया है। और संक्रमण आ गया है तो उसके लिए हमारे पास प्रोपिकोनाजोल एक सामान्य सा रसायन है। इसका 250 मिलीलीटर अगर हम 1 एकड़ में छिड़काव कर देते हैं तो फिर वो हमारे जो गलने की, इस तरह की जो पीले होने की जो पत्तों की समस्या है वो दूर हो जाती है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर कि कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दानेदार दवाएँ आती हैं और उन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्राक्लोराइड है, कार्बोफ्यूरान है। इनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल कार्बोफ्यूरान का हम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ करते हैं और कार्टाप हाइड्राक्लोराइड का हम 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ हम करते हैं। तो अगर इस तरह से हम इसका प्रयोग कर देते हैं तो फिर हमारे शुरुआती दौर में अगर कीड़ों के द्वारा भी परेशानी होती है तो उसका भी बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाइयों, मतलब ये तो तय है कि अगर धान अच्छी है तो धन अच्छी है, धान अच्छी होगी तो आपकी भी धन अच्छी होगी। सर, धान से कई सारे अभी तो आने वाले समय में और भी आपसे हम कई सवाल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपसे और सवाल करें। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बत्तख एक ऐसा पक्षी है जिसके लिए पानी की अनिवार्यता है, उसके लिए जल स्रोत का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिट है। अगर आप उसको जल स्रोत नहीं देंगे, अगर आप बत्तख पालन कर रहे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको कृत्रिम रूप से तालाब बना करके दीजिए। अगर आसपास में कोई जलीय स्रोत है, नेचुरल रूप से कोई वाटर रिसोर्स है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि धान की फसल में
कीट व्याधि का उचित वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे बत्तख पालन से जुड़ी कुछ अहम बातें और साथ ही साथ जानेंगे इनका वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह से। पोल्ट्री व्यवसाय में मुर्गी के बाद बत्तख पालन सबसे आकर्षक व्यवसाय है। बत्तख पालन शुरू करने के लिए शांत जगह की जरूरत होती है। तालाब या पोखरों के नज़दीक बत्तख पालन करना अच्छा होता है। इसके कई फायदे हैं। बत्तखों को तैरने के लिए जगह मिल जाती है। आहार के लिए कीड़े और घोंघे की व्यवस्था हो जाती है। बत्तख पालन में पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। पानी की व्यवस्था होने से बत्तखों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। अगर तालाब की खुदाई में खर्च अधिक आ रहा है तो टीन शेड के चारों तरफ 2-3 फुट की गहरी और चौड़ी नाली बनवा ले, जिसमें बत्तखें आसानी से तैर सके। बत्तख पालन के लिए जरूरी जलवायु। बत्तख एक जलीय पक्षी है जो गांव के तालाबों, धान और मक्कों के खेत में भी आसानी से पाला जा सकता है। बत्तख पालने के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल होता है। बत्तखें कुछ भी खा लेती हैं, बशर्ते खाना गीला हो, क्योंकि सूखा खाना इनके गले में फंस जाता है। बत्तख का पसंदीदा आहार रसोई का कचरा, जूठन, चावल, मक्का, चोकर, घोंघे, मछली का आहार है। नदियों में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर ये आसानी से अपना पेट भर लेती हैं। इसीलिए इनके आहार पर कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता है। बत्तख की उन्नत नस्लें। बत्तख की प्रमुख 3 नस्लें हैं। मांस उत्पादन के लिए सफ़ेद पैकिंग, एलिसबरी, मस्कोवी। अंडा उत्पादन के लिए इंडियन रनर। दोनों के लिए खाकी कैपेवेल। बत्तख पालन में लागत और कमाई का हिसाब। एक साल में एक बत्तख 280 से 300 अंडे देती है, जो मुर्गियों के मुकाबले दुगनी है। इसके मांस की मांग भी बहुत अधिक है। लागत की बात करें तो बत्तख पालन व्यवसाय में कम पूंजी से भी शुरू किया जा सकता है। 1000 चूजों पर साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत आती है और इसके पालकों को प्रति वर्ष 3 से 4 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं शांति भूषण और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि हम आपको नई नई चीज़ों से अवगत कराते हैं। एक किसानी की चर्चा करते हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, बत्तख पालन। बत्तख पालन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन किसान भाइयों निश्चित रूप से बत्तख पालन जैसा कि हम लोग जानते हैं और जो लोग कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं और उनकी आमदनी बेहतर हो रही है। लेकिन बेहतर, चूँकि मुर्गी पालन कई ऐसे चीज़ हैं, मुर्गी पालन है या और भी कई सारे चीज़ हैं, तो उसमें बत्तख बेहतर कैसे है, इन विषयों पर कि बत्तख बेहतर लाभ हमें कैसे दे सकता है, इस विषय पर हमारे साथ बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पुष्पेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, बत्तख पालन बहुत अधिक जोर तो नहीं पकड़ा है। लोग आज भी अगर पक्षी पालन में अगर आते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में मुर्गी पालन आता है, उसके बाद कहीं कहीं लोग बटेर भी कर रहे हैं। बत्तख पालन से बेहतर लाभ कमाया जा सकता है या ये एक विकल्प के तौर पर हो सकता है, कैसे? बत्तख पालन एक किसानी की एक ऐसी पद्धति, ऐसी विधा है जो हमारे किसान भाई पारंपरिक रूप से करते रहे हैं। बत्तख पालन में लाभ कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि हमारे किसान भाई पारंपरिक से जो बत्तख पालन करते रहे तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता था, लेकिन अब जबकि नई नई प्रजातियां आ गई हैं उसमें क्या होता है, और जो नई पद्धति आ गई है इसमें बत्तख पालन में क्या होता है कि जो हम बत्तखें होती हैं वो अपना आहार जो है, जो आसपास का जो जलीय जीव हैं, जो कीड़े मकोड़े, उनको खा करके अपना आहार कंप्लीट कर लेती हैं। तो जो किसान भाइयों का जो अंडा उत्पादन है या मांस उत्पादन है उस पर लागत कम आती है, तो उनको अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो बाज़ार में अपने उनको जो भी मूल्य मिलता है उनके उत्पादों का, उस पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इसलिए बत्तख पालन करके हमारे किसान भाई ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा लाभकृत
व्यवसाय चला सकते हैं। बत्तख पालन में चूँकि ये पानी आधारित, जैसा हम लोग जानते हैं या हमारे किसान जानते हैं कि पानी आधारित या तालाब आधारित ही खेती है, विधा है ये। तो जहाँ तालाब है सिर्फ वैसी जगहों पर ही हो सकता है या और भी कहीं कि बगैर पानी के भी बत्तख पालन किया जा सकता है? बत्तख एक ऐसा पक्षी है जिसके लिए पानी की अनिवार्यता है, उसके लिए जल स्रोत का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिट है। अगर आप उसको जल स्रोत नहीं देंगे, अगर आप बत्तख पालन कर रहे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको कृत्रिम रूप से तालाब बना करके दीजिए। अगर आसपास में कोई जलीय स्रोत है, नेचुरल रूप से कोई वाटर रिसोर्स है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि बत्तखें उसमें तैरती हैं, उनका बॉडी ठीक रहता है, उनको बीमारियां कम होंगी, उनका आहार वहीं जलीय स्रोत से ही निकल जाना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से अगर कोई भी किसान ये चाह रहा हो कि वो अपने घर के आसपास कहीं बत्तख पालन और आसपास जलीय संसाधन न हो, तो उसे कृत्रिम रूप से तालाब अनिवार्य रूप से बनाना पड़ेगा। छोटा सा तालाब बनाएं ताकि उसकी जो हैबिट्स हैं वो फुलफिल हो। अच्छा सर, एक चीज़ और इसमें कि दो तरह का कोई भी खेती जो होता है, मुर्गी पालन हो, बटेर पालन हो या बत्तख पालन, दो तरह की होती है। तो मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो मांस के लिए है, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अंडे के लिए है। तो बेहतर अंडा के लिए या मांस के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए बत्तख पालन में जो हमें अधिक लाभ दे सके? जी, बिहार राज्य में कि यहाँ के जो जलवायु है उसके हिसाब से अंडा उत्पादन की दो मुख्य वैरायटीज़ हैं, इंडियन रनर और खाकी कैम्बेल। खाकी कैम्बेल तो करीब 280 से 300 अंडे प्रतिवर्ष देती है। और मांस उत्पादन के लिए एल्सबरी और की प्रजातियां हैं। इसके अलावा डुअल पर्पज़ में वाइट पेकिंग है डक है, जो कि डुअल पर्पज़ में उसमें अंडा उत्पादन भी अपेक्षाकृत ज़्यादा है और मांस उत्पादन भी अच्छा रहता है। जी, तो तीनों के लक्षण चूँकि कई जो जुड़े हुए हैं हमारे किसान इस व्यवसाय से, उनके लिए कि तीनों का लक्षण क्या है और अगर टीकाकरण करना है तो किस चीज़ से टीकाकरण किया जाता है? जी, जैसे डक प्लेग की बात है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको मोर्टेलिटी होगी आपके यहाँ, लेकिन बहुत मास मोर्टेलिटी एक साथ नहीं होगी। डक हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है, एक साथ अगर आपने आज 2 मरे हैं, अगर आपने नहीं क्योर किया तो कल हो सकता है 5 मरेंगे, 10 मरेंगे, बहुत कुछ दिनों में आपका लौट खाता है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो इनका वैक्सीनेशन रेगुलर बेसिस पे कराते रहना चाहिए। अफ्लाटॉक्सिकोसिस मैनेजमेंटल प्रॉब्लम होंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप दाना खरीद के रख रहे हैं बत्तख को खिलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मत, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा मत रखिए, उतना ही करिए जितने में आप उनको खिला सकें, वो समय पे वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा रखेंगे, आर्द्रता अगर मौसम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है और अगर वहाँ आर्द्रता अगर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर फंगल ग्रो होता है और उस फंगल ग्रो से अफ्लाटॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, जिससे कि वो जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है, उसी को अफ्लाटॉक्सिन जब वो खाते हैं, अगर आप वही दाना देते हैं तो बत्तख बीमार पड़ जाएगा। तो ये मैनेजमेंटल बीमारियां ज़्यादा हैं। टीकाकरण बेसिकली हेपेटाइटिस के लिए कराया जाता है, इनका समय समय पे कराते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, बत्तख पालन निश्चित रूप से वैसे तो छोटा विषय दिखता है, लेकिन बड़े कारनामे कर सकता है आपके बाड़े में, आपके घर में, या आप जहां बत्तख पालन करते हैं। तो बड़े कारनामों के लिए ही, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी, इनको एक बार धन्यवाद देते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि धान फसल में कीट व्याधि का उचित वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ जाना कि बत्तख पालन के वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करें। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारियाँ आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कृषि से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।